देखो, ऑक्टेट रूल के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको लुईस बिंदु संरचना या ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, बट हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है टॉपिक से। तो टॉपिक है बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग डालो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, इसे हिंदी में जैसे मैं बता रहा था तो बोलेंगे इसको लुईस बिंदु संरचना। लुईस का बिंदु संरचना कुछ इस तरह से नाम होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखते हैं, हाँ हेडिंग डाल लो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। देखो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट ये था कि लुईस ने क्या किया कि किसी भी एटम के बैलेंस सेल को, ध्यान देना हमने बैलेंस सेल समझ चुके हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ चुके हैं कि बैलेंस सेल होता क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ट्रिक के द्वारा भी आपको बता दिया था। और तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया था, लेविस नामक साइंटिस्ट ने किसी भी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही केवल एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर से शो किया था। इसी को हम लोग उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिछले क्लासेस के अंदर में अगर मैं बोलूं कि कार्बन जो कि 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रुप 14। और हमने ट्रिक ये सीख के रखा था कि अगर मैं इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूं तो यहां पर करना था कि ग्रुप नंबर, दैट मींस मैं क्या बोला था, ग्रुप नंबर -10। तो ग्रुप नंबर कितना है 14, इसको कर दोगे -10 तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4। तो मैं ये बता के रखा था कि कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, ऐसा हमने निकालने सीख गए थे। अब लेविस ने कहा किया कि उन्होंने इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के चारों ओर एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर से शो करना शुरू कर दिया, जिसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो इसको कैसे उसने शो करना शुरू किया 1 2 3 और 4। तो देखो इस कार्बन एटम के चारों ओर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को, केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डॉट 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 से शो करना शुरू कर दिया। इस फिनोमेना को या इस मेथड को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे मैं और कुछ समझाता हूं। जैसे अगर मुझे करना है यहाँ पर किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन कौन सा ग्रुप का है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रुप, इसका ग्रुप नंबर है 17। और अगर मैं इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, ग्रुप नंबर -10। तो यहां पर लिखते हैं ग्रुप नंबर -10। बताओ कौन सा ग्रुप नंबर का, 17 -10, दैट मीन्स इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ चुका होगा 7 आ चुका होगा। तो अगर मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे करूंगा, यहाँ पर क्लोरीन लिखूंगा और इसके जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम के चारों ओर 1 बाय 1 रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूंगा। जैसे, लेकिन रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका है इस तरह से, पहले आप चारों कोनों में करिएगा, जैसे 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पर 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो बेटा इस तरह से करते हैं, इसी को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। पहले से आप कॉपी करो, फिर आपको मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले आप इसे कॉपी जरूर कर लो और हो जाए तो मुझे बता देना। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे। तो लिखना, इस मेथड में, इस मेथड में एटम या आयन लिख सकते हो, अगर नहीं आए तो आप यहां पर स्पीसीज लिख लो। यहां पर लिख लेते हैं स्पीसीज। स्पीसीज का क्या मतलब हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दे रहा हूं, इसका मतलब एटम भी हो सकता है, इसके मतलब आयन भी हो सकता है, कभी कभी ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो एटम, आयन और यहां पर मैं मॉलिक्यूल लिख दे रहा हूं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को
एटम के चारों ओर, एटम के अराउंड, एटम अराउंड का मतलब चारों ओर, एटम के अराउंड डॉट द्वारा, डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इस मेथड को या इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ, जैसे एक भूमिका पूछ रहे थे उस हिसाब से बता दूंगा। पहले आप इस डेफिनेशन को कॉपी बस कर लो, फिर आपको समझा देते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोल के रखी है। हो जाएगा, बता देना। डॉट का मतलब होता है बिंदु। हो गया क्या बच्चों? हाँ चलो ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इसको मैं और समझाता हूं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो जैसे पहले इसका हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो जैसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले मुझे इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के अराउंड, मतलब एटम के चारों ओर एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा शो करेंगे। जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ बोरॉन का, तो बोरॉन बताओ कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये ग्रुप नंबर इसका है 13। तो बताओ अगर ये पी ब्लॉक का होगा, मतलब 13 से लेके 18 तक, जिसको मैं पी ब्लॉक बोल के रखा था, उसके लिए हमने ट्रिक बोल के रखा था कि अगर मैं इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपल ट्रिक था, उसका ग्रुप नंबर और उस ग्रुप नंबर को किससे माइनस करना है, 10 से। तो बताओ ग्रुप नंबर इसका 13 दिखाई दे रहा है, अब अगर इसे आप 10 से माइनस करोगे तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं VE, कितना आएगा, दैट इज 3। तो मेरे पास ये पता चल चुका है कि बोरॉन मतलब B का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। अब इसका मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस बोरॉन के चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनको मैं डॉट द्वारा रिप्रेजेंट कर दूंगा। जैसे यहां पर देखें, ये मेरा बोरॉन एटम है और इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो कैसे करूंगा, एक डॉट बना दो, 1 2 और यहां पर 3। तो यही बोरॉन की लेविस स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट द्वारा रिप्रेजेंट कर दी है। इसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन कह सकते हैं। दूसरा देखो और आगे मैं यहां पर क्या करता हूं, जैसे मुझे करना है सिलिकॉन का। अब बहुत लोगों को सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा, पर ग्रुप जरूर पता होगा। तो ग्रुप कहां से आता है, ये 14 नंबर का है। तो यहां पर लिखते हैं ग्रुप नंबर दैट इज 14। तो क्या करोगे बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बता के रखा गया है ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर 14 -10 कर दोगे तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ चुका होगा, 4, जो कि कार्बन का होता है। सिमिलरली क्योंकि कार्बन 14 ग्रुप के बिलोंग करते हैं इसलिए। तो बेटा आगे चलते हैं। जैसे अगर मुझे सिलिकॉन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसको मैं कैसे शो करूंगा, 1 2 3 और 4। आगे एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे मुझे करना है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक कौन सा ग्रुप का है, इसका एटॉमिक नंबर तो 13 होता है, लेकिन हम लोग को अगर मैं 13 बोलूंगा तो आपको निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसका ग्रुप नंबर याद कर लो, जैसे मैं आपको बता के रखा था। तो इसका ग्रुप नंबर होता है बेटा 13। एटॉमिक नंबर भी 13 ही है, लेकिन ग्रुप नंबर भी 13 है। तो यहाँ पर निकालते हैं, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10।
तो बताओ ग्रुप नंबर तो यहाँ पर 13 किससे माइनस करना पड़ेगा, हमें 10 से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3। मतलब अगर मैं एल्युमिनियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो एल्युमिनियम के चारों ओर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से 1 2 और 3, और यही एल्युमिनियम का एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है इसे आप कॉपी करो, फिर आके आपको समझाता हूं, और जिनको प्रॉब्लम है वो पूछ भी सकते हैं, और फिर हम आगे चलेंगे। तो इसको रफ नहीं रफ करता हूँ बेटा, और आगे हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, आगे तरह से इसको रफ कर देते हैं। मतलब आगे जो मॉलिक्यूल की लेविस डॉट स्ट्रक्चर था उसको मैं नहीं बना रहा हूँ, उसको बाद में हम लोग सीख लेंगे, पर एटम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया था। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑक्टेट रूल समझ लिया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ लिया, और ये लोइस डॉट स्ट्रक्चर को मैं कहीं ना कहीं पर जाके यूज करने वाला हूँगा। आगे हम लोग जो इस टॉपिक के अंदर में केमिकल बॉन्ड के अंदर में जो ज़्यादातर डिस्कस करने वाले हैं वो है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इस टॉपिक के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड के अंदर में जो 2 बॉन्ड आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा आयनिक बॉन्ड, और तीसरा जो था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें से मैं 2 बॉन्ड को अभी 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूं कि दोनों बनते कैसे हैं। ये तो हमको थोड़ा बहुत पता चल गया था, हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूरा हमको स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में एक चीज बताते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों के बीच में अंतर क्या है, कि कैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कैसे हम एक आयनिक बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो लिखते हैं बेटा, एक साइड में लिखूंगा कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे साइड लिखूंगा आयनिक बॉन्ड। तो यहां पर लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इधर मैं लिखूंगा आयनिक बॉन्ड। देखना है ये आपके पेपर में जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके बारे में तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग बात है, बट देखो कोवेलेंट बॉन्ड तो मैंने जैसे बता के रखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। जैसे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा एटम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था। अगर पहला एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ दूसरा एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, और तीसरा एटम अगर पहला एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो दूसरा एटम को भी 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था। इसे हम उसका म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। म्यूचुअल का मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कहलाता है म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहां पर लिख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो यहां पर लिख देते हैं बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल बोलते हैं, म्यूचुअल का गलत कर दे रहा हूं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जबकि आयनिक बॉन्ड को मैं बता के रखा था कि ये इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। मतलब आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसे मैं पहले बता के रखा हूं। तो यहां पर लिख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। अच्छा, ये पॉइंट था। अगर पहला पॉइंट हो गया होगा, दूसरी पॉइंट की ओर मूव करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, मैंने ये बता के रखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां पर मैंने एक बात बोल के रखा था, जनरली क्या मतलब था, जनरली के मतलब ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे, पहले यहां पर लिख लेते हैं एक
कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ चलो, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बता दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, जबकि ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। दूसरा बात यहाँ पर लिख सकते हैं, यह बॉन्ड नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है। जो एग्जिस्ट लिख सकते हैं वो लिख लें, नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच बनता है भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा, इधर हम सेकंड पॉइंट की ओर मूव करेंगे, और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि या मेटल, हाँ सही है, या मेटल और नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, लिखवा दे रहा हूँ। या मेटल एवं मेटल, यहाँ पर लिखते हैं नॉन मेटल के बीच बनता है। ओके, दूसरी बात, थर्ड पॉइंट, इसकी थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में वीक होते हैं। जनरली ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन थोड़े वीक जरूर होते हैं। आयनिक बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो लिख लेना कि यह बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में वीक होते हैं, आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लिख लेंगे उन, तो वीक होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट बेटा, कि ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोवलेंट बॉन्ड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात बता देता हूं बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं। पोलर नॉन पोलर इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं लिख लेते हैं। जो बीएससी वाले स्टूडेंट है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो 11th क्लास के स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ होगा, बट आगे हम लोग समझ जाएंगे। बट यहाँ बस लिख बस लो, आप क्या लिखोगे कि ये कंपाउंड, या ऐसे बताना चाह रहा था बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं उनको हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं। तो ये कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ये आपको थोड़ा सा हाई लेवल लगेगा, जो 11th क्लास के बच्चे उनके लिए डिसॉल्व होते हैं, लेकिन जो बीएससी वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लेना। आपके बुक के साथ मेंशंस भी ना हो ये चीज़ें। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? ये आयनिक बॉन्ड में, आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट होगा एक्चुअली, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। डिसॉल्व होने का मतलब घुलना होता है। और लास्ट पॉइंट में लिखवा देता हूं, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपेयर में लो होते हैं, थोड़ा लो होते हैं, लिख लेते हैं। एकदम लो नहीं होते हैं, थोड़ा लो होते हैं। और उधर क्या लिखोगे बेटा? इसके कंपेयर में थोड़ा हाई होते हैं। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट बना के लिख देता हूँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो ये मैंने आपको 5 डिफरेंस लिखवा दिया है। इन दोनों से आप एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मैंने थोड़ा थोड़ा ये बात बता के रख दिया था कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, किन किन के बीच में एग्जिस्ट करता है, सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। बट 5 मैंने डिफरेंस आपको बता के रखा है, जो कुछ तो आपके बुक्स के अंदर में मिल जाएंगे, बट सारा चीज़ तो नहीं मिलेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, हेडिंग डालो पहले, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट
बॉन्ड और आगे लिख लेना फॉर्मेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे संयोजक बंध का निर्माण। हिंदी में बोलूँ तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन या कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण। तो इसे आप ध्यान से देखना, जैसे मैं आपको पहले बता के रखा था कि हम दो एटम के बीच अगर बॉन्ड को क्रिएट करना चाहते हैं, बॉन्ड को फॉर्म करना चाहते हैं, तो दोनों एटम को एक दूसरे के क्लोज लाना पड़ेगा। तो देखो किस तरह से मैं लेके आता हूँ, यहाँ पर बड़े स्टाइलिश है। तो यहाँ पर लेके आते हैं, एक एटम ये है जिसके बीच में न्यूक्लियस होगा, इसको मैं एटम ए बोल रहा हूँ, और दूसरा एटम यहाँ पर से लेके आ रहा हूँ जिसको मैं एटम बी बोल रहा हूँ। अब हमको पता है कि अगर मुझे ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म कराना है या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कराना है, तो दोनों एटम को एक दूसरे के क्लोज लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको वन बाय वन या धीरे धीरे क्लोज लेके आता हूं। देखो क्लोज होते जा रहे हैं, और एक कंडीशंस ऐसे आया जहां पर से ये बहुत एक दूसरे के क्लोज आ चुके होंगे। अच्छा, मैंने रिप्रेजेंट करना भूल गया था, इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और ऐसे में आपको बताया था कि जैसे दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब पहले हमको पता है कि ये जो ऑर्बिट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, लेकिन ये देखो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस एटम की ओर आ चुका है और इस एटम का इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इस ओर आ चुका है। तो मैं कैसे हो जाता है, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो एटम का जो साइज है कुछ इस तरह से हो जाता है, कुछ इस तरह से, ऐसे एग्जैक्ट तो मेरे से बनेगा नहीं, कुछ इस तरह से ऐसे, मतलब बिल्कुल स्फेरिकल ना होके ना थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। किधर, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स किधर चल गया, दूसरे एटम की ओर। इसी तरह से दूसरे एटम भी इस तरह से आता है ऐसे करके। अरे मैं कैसे बनाऊं, बन तो नहीं रहा है, कुछ इस तरह से हो जाता है, मतलब स्फेरिकल नहीं रह जाता है। तो देखो पहले जो एटम स्फेरिकल या गोलाकार संरचना मानते थे, अब ये इसकी स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। तो यही होता है कि जब हम एक एटम एक दूसरे एटम को आपस में कंबाइन करते हैं तो एटम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खो देते हैं और एक नए टाइप के कुछ कंपाउंड बना लेते हैं, और इन जो नया सब्सटेंस बना होगा या जो नया स्पीसीज बना होगा इसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। हिंदी में इसे अणु बोलेंगे। तो मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोला बेटा, कि जब दो एटम जो एक दूसरे में बहुत दूर दूर थे, उन एटम को मैंने क्या किया, धीरे धीरे क्लोज लाने की कोशिश किया, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होना शुरू हो गया, अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो चुका। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, और बॉन्ड जब बन जाता है मतलब एटम ए और एटम बी आपस में जुड़ जाते हैं, तो एटम ए और एटम बी अपनी आइडेंटिटी को खोलकर, अपनी पहचान को खोकर एक नए टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, और उस स्पीसीज को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एटम ए था, एटम ए है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ दैट इज एटम लिख देते हैं, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एटम। दोनों एटम में आपस में मिले तो क्या बन गया है, मॉलिक्यूल्स बन चुका है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, या मॉलिक्यूल कहते किसे हैं। तो आप सिंपल में ऐसे बता सकते हो कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोला कि एटम का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप ये सिंपल कह सकते हो कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एटम क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल्स या अणु का होता है, ये आपको समझ में आ गया है। अब ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स था कि एटम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इनका शेप पहले बिगड़ना शुरू हो गया, और बिगड़ता है इसको हम लोग समझेंगे थोड़ी और देर में। बट इससे पहले मुझे बता दो कि मैंने जो आपको समझाया क्या वो बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको मैं रफ करता हूं और आगे इसको फिर से डिस्कस करते हैं कि अब देखो क्या करते हैं कि यहां पर ये तो बात समझ में आ रहा है कि जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, या
ऐसे मैं कह सकता हूं कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और ऑर्बिटल का आपस में मिलना ओवरलैपिंग कहलाता है। तो नया हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं, दैट मीन्स ओवरलैपिंग। ठीक है, तो बेटा ये मैं बताना चाह रहा था कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो वो उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप्ड होते हैं या आपस में कंबाइन होते हैं। अब ऑर्बिटल के कंबाइन होने की प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। मेरी आवाज़ तो आनी चाहिए, इसमें तो मैं चेक कर रहा हूँ, मेरा तो ठीक आ रहा है। पता नहीं आप लोग की मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें तो ठीक ठाक आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने तो ठीक ठाक किया है सब चीज़ें। थोड़ी आवाज़ कम हो सकता है कि मेरे लिए बैटरी चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है ऐसे, लेकिन चांसेस कम है। और यहाँ से मैंने अपने वॉल्यूम को हाई करके रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा अब मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि जब ऑर्बिटल आपस में मिले तो उस फिनोमेना को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ एक H है और एक दूसरा H है, आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये H2 बना लेते हैं और एटम आपस में कंबाइन करके जो न्यू स्पीसीज बनाते हैं उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये H2 मॉलिक्यूल्स है और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स है। तो यही बता रहा था कि ऑर्बिटल का आपस में मिलना क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग। तो आप हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पर, न्यू टॉपिक, दैट इज ओवरलैपिंग। और वो जो बच्ची क्वेश्चन पूछ रही थी उसका सिंपल आंसर था बेटा, क्योंकि रिपल्सन तो होता जरूर है, जैसे मैं आपको बताया था। अगर तू ध्यान से पिछले क्लास के वीडियोस देखेगी या पिछले क्लास अटेंड करी होगी, तुम समझ में आ जाएगा कि ये रिपल्सन तो जरूर होता है, लेकिन वहां पर लिखा के रखा था कि यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट का मतलब होता है प्रभावी हो जाता है, इसीलिए ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यही था, जिसको मैं रफ करता हूँ, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये पिछले क्लासेस की वीडियो में आप देख सकते हैं। चलते हैं बेटा, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं दैट इज ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग को हिंदी मीडियम वालों के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अति व्यापन बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार, इतने बार आया है। 11th क्लास के जो भी टीचर पूछते हैं, यहाँ का फेवरेट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो देखो ओवरलैपिंग क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि ऑर्बिटल का आपस में मिलना ओवरलैपिंग कहलाता है। और ओवरलैपिंग होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो पहले लिखते हैं कि जब एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, या क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ही बोल सकते हैं, मिक्स्ड होते हैं, जिसे ओवरलैपिंग कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, और यहाँ बस लिख लेंगे बेटा। पहले लिखो, पहले डेफिनेशन को लिख लो, फिर इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओवरलैपिंग में क्या बोलना चाह रहा था। हो जाएगा तो बता देना। तो बेटा देखो ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ s के साथ ओवरलैप किया, और हमको पता है कि s ऑर्बिटल कैसे होता है, स्फेरिकल, और इसका ऑर्बिटल भी कैसे होता है, स्फेरिकल। दोनों आपस में कंबाइन होंगे, कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके जो भी ऑर्बिटल फॉर्मेशन करे होंगे उसको हम s ओवरलैपिंग बोलेंगे। देख लो, s
s ऑर्बिटल जब दूसरे s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये हो गया एस एस ओवरलैपिंग। इसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले एटम का या किसी भी एटम का s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ले, दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ले, मतलब s ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करे, p के साथ। तो यहाँ पर s बनाता हूँ और p ऑर्बिटल तो हमको पता है कि कुछ इस तरह से होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, px ऑर्बिटल बोलता हूँ। तो जब ये इस तरह से होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, s, यहाँ पर चाहो तो x लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, spx ओवरलैपिंग बोलेंगे। आगे मैं और लिखते जाता हूं कि जब एक p ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल py के साथ ओवरलैप करे, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर क्या करने वाला, दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको दिख जाए इस तरह से। ये s ऑर्बिटल है, किसके साथ ओवरलैपिंग में करा रहा हूँ, py के साथ करा रहा हूँ। यहाँ पर लिखूंगा s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, py कैसे होता है, कुछ इस तरह से डंबल शेप के होते हैं। इनको मैं क्या करता हूँ, ओवरलैपिंग करा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेगा। ठीक है बेटी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस आएगा 11th वालों खास करके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SPY ओवरलैपिंग बोल सकते हैं अगर आप चाहो तो, अदरवाइज इसे SP ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। PY क्यों बेटा, क्योंकि ये PY के साथ ओवरलैप किया है। अगर मैं इसी को क्या करूं, S और S के साथ नहीं, P के Z के साथ ओवरलैपिंग करा दो, मतलब ऐसे, और यहाँ पर PZ तो कुछ इस तरह से बना के रखे थे, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, SPZ ओवरलैपिंग बोलूँगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको बता दिया कि S ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं, जब S ऑर्बिटल S के साथ ओवरलैप करें SS ओवरलैपिंग बोलेंगे। जब SPX के साथ ओवरलैपिंग करें तो SPX ओवरलैपिंग, SP के साथ PY के साथ करें तो SPY ओवरलैपिंग, और जब इसी तरह से s ऑर्बिटल pz के साथ ओवरलैपिंग करें तो उसे हम pz ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। इसे आप कॉपी करो आगे, और आपको सिखाते हैं कि कौन कौन से और ओवरलैपिंग हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको देखना कि कौन कौन से ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर सकते हैं, किसके साथ मिक्स हो सकते हैं, तो उसी के बेस पर मैंने आपको डिवाइड करवा दिया। नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया कि जब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ बस एक दो और पॉइंट करने वाले हैं, समझते हैं कैसे। इसको मैं यहाँ बस लिखता हूँ, पहले ओवरलैपिंग समझते हैं फिर टाइप्स समझेंगे। टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, मैं समझा दूंगा आपको, दो टाइप्स के होते हैं। बट पहले देखो बेटा, क्या p ऑर्बिटल p के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, 100% हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, लेकिन ये एक बार ध्यान देना कि ये px है तो ये px के साथ ही ओवरलैपिंग कर सकता है। अब बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस आएगा कि px के साथ ही क्यों ओवरलैप कर सकता है। तो यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ, और जो भी बच्चे पूछ लिए ऐसे उनको तो मैं PP ओवरलैपिंग बोलता हूँ। बेटा अगर आप ध्यान से एटॉमिक स्ट्रक्चर के शेप ऑफ ऑर्बिटल के अंदर जाके देखोगे तो मैंने एक बात लिखवा के रखा हुआ है कि S ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जबकि P, D और F सबके सब एक डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। हालांकि F नहीं लिखवाया होंगे, लेकिन P और D के बारे में लिखवा के रखा हूँ कि ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। दैट मीन्स क्या था, दैट मीन्स ये था कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, सभी डायरेक्शन पर इनके ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसे ध्यान देना। इसलिए px और px ऑर्बिटल px के साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो इनके पीछे रीजन भी लिख देता हूं, जो बच्चे 11 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए रीजन क्या होगा बेटा, कि ये p ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं p ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब ये अपने ही डायरेक्शन के पास डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो p ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर, ये मैं आपको लिखवा के रखा था। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, py का py के साथ करता हूँ। जैसे py ऑर्बिटल ऐसे होता है, दूसरा मैं क्या करता हूँ, py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करा देता हूँ। तो इसकी ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकता है। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ py, इसको मैं py, इसको मैं ऊपर ला के कर सकता हूँ का कुछ इस तरह से ऐसे, और इसको मैं
कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे करा सकते हैं पी वाई ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी वाई ओवरलैपिंग। अगर आप इसे पी ओवरलैपिंग ही बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत चले एक्स बोल रहे हो, मैं समझ गया, एक्स ओवरलैपिंग। अच्छा बेटा, नेक्स्ट करते हैं पी जेड ओवरलैपिंग किसको बोल सकते हैं। तो पी जेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी जेड तो मैंने कुछ इस तरह से बना के रखा था, तो ये लिखा है पी जेड, इसी को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, पी जेड के साथ कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी जेड ओवरलैपिंग। मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ये कैसे ओवरलैपिंग होते हैं वो आगे के टॉपिक है। बट अभी मैं केवल आपको इतना समझाना चाह रहा था कि ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, कौन कौन से ऑर्बिटल कैसे कैसे ओवरलैप्ड होते हैं या कैसे कैसे मिक्स होते हैं, मैंने आपको समझा दी है। इसे आप पहले कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर में। पाऊंगा उसके बाद तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि टाइम हो जाएगा 11-15 हो जाएगा, तो शायद नहीं हो पाएगा।